नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित हिंदी के क्लास लेकर के आई हूँ। तो आज हिंदी पेडागॉजी को हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे से विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो एक एक प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विदेशी साहित्य की रचनाएं। ऑप्शन बी है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और उनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तीसरा ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। और ऑप्शन डी है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या है? ऑप्शन ए है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। ऑप्शन बी है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और ऑप्शन डी है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का भी विकास होता है और साथ ही साथ ज्ञान में भी अभिवृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सीखते समय। तो देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सीखते समय क्या करना चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन बी है उन्हें विभिन्न भाषाओं गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सीखते समय क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसे अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिक प्रयोग कर अधिक मतलब अनुभव प्राप्त कर सके या अनुभव से भाषा को सीख सके। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे चौथा प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम किसे महत्व देंगे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। ऑप्शन बी है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री। ऑप्शन सी है कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। और ऑप्शन डी है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो एक बहुभाषिक कक्षा में सबसे कम महत्व दिया जाता है। ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है बहुभाषिकता। देखिए, बहुभाषिकता क्या होता है? तो देखिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। ऑप्शन बी है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और ऑप्शन डी है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है।
तो देखिए बहुभाषिकता क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता कहलाता है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को, तो देखिए भाषा के व्याकरण की समझ को कैसे क्या किया जाता है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन बी है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन सी है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए पूछा है भाषा के व्याकरण की समझ को, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए भाषा के व्याकरण की समझ को, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है, सातवां प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पे निर्भर करती है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन बी है समय व अवधि पर। ऑप्शन सी है समस्याओं की कारणों की सही पहचान पर। और ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। समस्याओं की कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जो छात्र की अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आठवां प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है। ऑप्शन ए है साध्य है। ऑप्शन बी है भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। ऑप्शन सी है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है साधन है। तो देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो है क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, साधन है। देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य नहीं अपितु क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान का प्राप्त करते हैं या ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आगे हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लिखित परीक्षा। ऑप्शन बी है प्रश्नों के उत्तर देना। ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। और ऑप्शन डी है श्रुत लेख। तो देखिए बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे है 11वां प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। तो देखिए प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा में भाग लेना क्या वर्णन करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। ऑप्शन बी है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। और ऑप्शन सी है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। और ऑप्शन डी है केवल शिक्षण पद्धति है। तो देखिए प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा में भाग लेना ये किसका वर्णन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आगे है 12वां प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए।
और ऑप्शन डी है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए या किया जाना चाहिए। तो देखिए बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए उनकी मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए एक लाइन में समझते हैं कि ऐसी कक्षाएं जहां अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती है, वहाँ पे सर्वप्रथम आवश्यक होता है कि बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए उनके मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 13वां प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है। तो देखिए बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा है वो किसे करना चाहिए या से संभव है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मौखिक परीक्षा, ऑप्शन बी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी है उत्तर पुस्तिकाओं और ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो जो है किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का एक उचित संयोजन या संग्रह होता है। तो ये है। और देखिए बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से ही संभव होता है। तो ये रहे 2 पॉइंट, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। देखिए भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दूसरों की बात समझना सीखना, ऑप्शन बी है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ऑप्शन सी है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना और ऑप्शन डी है अपनी बात कहना सीखना। तो देखिए भाषा सीखने और सिखाने का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए भाषा अर्जन के पीछे जो है निहित उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके जिससे भाषागत विकास हो सके। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही है। आगे हम लोग समझेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए 15वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। देखिए हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सीखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी है काव्य सौंदर्य, ऑप्शन सी है निबंध लिखने की योग्यता और ऑप्शन डी है व्याकरणीय नियम। तो देखिए हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय हम सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीखने की क्षमता का आकलन। देखिए सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, न कि काव्य सौंदर्य निबंध लेखन की योग्यता एवं व्याकरणीय नियम। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको हमारी हर वीडियो का PDF मिल सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।